दोस्ती करो तो धोखा मत देना। दोस्ती करो तो धोखा मत देना। दूसरे को आंसुओं का तोहफा मत देना। दिल से रोए कोई ज़िंदगी भर, दिल से रोए कोई ज़िंदगी भर, ऐसा किसी को मौका मत देना। दोस्तों, आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है। इस कहानी में एक दोस्त जब दोस्ती का, विश्वास का, अपनेपन का खून करने पर आमादा हो जाता है तो क्या होता है, आइए सुनते हैं। कुछ दिन पहले मैं अपनी वाइफ के साथ अजमेर से दिल्ली का सफ़र सेकंड एसी में कर रहा था। हमने अजमेर से ट्रेन ली। अजमेर से ट्रेन चलने में अभी 15-20 मिनट बाकी थे। तभी हमने खिड़की से देखा कि एक लड़की जिसने फंक्शन के हिसाब से कपड़े डाले हुए हैं, डरी सहमी हुई सी ट्रेन की तरफ भागी आ रही है। लड़की भागी भागी आई और मेरे ही कंपार्टमेंट में चढ़ी और साथ वाली सीट पर आकर बैठ गई। वो काफ़ी डरी सहमी सी लग रही थी। वाइफ ने उसे पानी की बोतल ऑफ़र की तो उसने झट से पानी की बोतल ली और काफ़ी सारा पानी पी लिया, मानो काफ़ी देर की प्यासी हो। वो बार बार ट्रेन की खिड़की से झांक कर देख रही थी, मानो कोई उसका पीछा कर रहा हो। मेरे मन में कुछ प्रश्न बार बार कौंध रहे थे कि ट्रेन चलने में तो काफ़ी समय है, फिर ये भाग के कहाँ से आ रही है? क्या ये सीधी किसी फंक्शन से आ रही है? और अगर हाँ, तो उस फंक्शन में ऐसा क्या हुआ कि इसे यूँ बेतहाशा भाग के आना पड़ा? जब ट्रेन चल पड़ी तो वाइफ ने उससे बातचीत शुरू की। कहाँ, दिल्ली तक जाओगी? हाँ आंटी, एक ज़बरदस्ती से लाई हुई मुस्कुराहट के साथ उसने बोला। वाइफ उस लड़के के साथ थोड़ा फ्रेंडली सी हो गई और उसे अपने साथ कंफर्टेबल करने के बाद उसने लड़की से पूछा, बेटा तुम कुछ परेशान सी लग रही हो, तुम्हारे कपड़ों से तो लग रहा है कि तुम किसी फंक्शन में गई थी और वहाँ तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ है कि तुम बेतहाशा भागते हुए यहाँ तक आई हो। जी आंटी, थोड़ा संभलते हुए उस लड़की ने बोलना शुरू किया। आंटी, जीवन में कुछ दोस्त ऐसे मिलते हैं जिनके जीवन में होने से लगता है कि यही है बस मेरा हमदर्द, यही है मेरी LIC, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। ऐसा ही मेरा एक दोस्त बना था जब मैं जयपुर में इंजीनियरिंग करने गई थी। साहिल और मैं कॉलेज में बहुत अच्छे दोस्त थे। मेरा नाम सुनैना है। हमें सब कॉलेज में सूसा गैंग के नाम से पुकारते थे। 4 साल हमने खूब मस्ती की और किसी की हिम्मत नहीं होती थी हमसे पंगे लेने की। जो भी हमसे पंगा लेता था हम उसका बैंड बजा देते थे। 4 साल कॉलेज करने के बाद मैं वापस दिल्ली आ गई और साहिल वापस अपने शहर अजमेर चला गया। मैं गुड़गांव में जॉब करने लगी और साहिल की जयपुर में जॉब लग गई। और अब कॉलेज के 4 साल बाद पिछले महीने ही मेरे पेरेंट्स ने मेरा रिश्ता तय कर दिया जयेश के साथ। जयेश मुझे भी बहुत पसंद है। पिछले महीने हमारी इंगेजमेंट हुई। इंगेजमेंट पे हमने अपने कुछ नियर रिलेटिव्स और फास्ट फ्रेंड्स को बुलाया, तो मैं साहिल को कैसे भूल सकती थी। साहिल भी मेरी इंगेजमेंट पे आया और हम सब ने मिलकर उस दिन खूब मस्ती करी। 3 दिन पहले साहिल का फ़ोन आया, सुनैना तूने तो इंगेजमेंट कर ली, अपना जीवन साथी चुन लिया, तो मैंने सोचा अब मैं भी अपना घर बसा लूँ। मैं हंसी और मैंने कहा अच्छा, तो तूने भी उम्र कैद होने का सोच लिया है? साहिल बोला हाँ हाँ, इस संडे को मेरी इंगेजमेंट है, 12 बजे का प्रोग्राम है होटल ग्रैंड अजमेर में और तुम्हें आना है। भला मेरे बेस्ट फ्रेंड की इंगेजमेंट हो तो मैं कैसे मना करती। अर्ली मॉर्निंग में दिल्ली से निकली तो मैंने साहिल को फ़ोन किया कि मैं सुबह 10 बजे अजमेर रेलवे स्टेशन पहुंच जाऊंगी, वहां से आगे कैसे जाना है। साहिल बोला तुम आओ तो तुम्हें कोई ना कोई मिलेगा स्टेशन पे, वहाँ से होटल ले जाने के लिए। आज सुबह 10 बजे मैं यहाँ पहुँची तो देखा कि साहिल खुद आया हुआ है मुझे लेने। पहले तो मुझे थोड़ा अटपटा लगा, फिर सोचा कि बेस्ट फ्रेंड हूँ तो इसलिए सब काम छोड़ के मुझे लेने आया है। बस 5 मिनट में ही हम होटल पहुँच गए थे। साहिल ने एक रूम का दरवाज़ा खोला और मेरा सामान रखते हुए बोला तुम फ्रेश हो जाओ, तैयार हो जाओ और 12 बजे तक फर्स्ट फ्लोर पे जो हॉल है वहाँ आ जाना, सब लोग वहीं मिलेंगे।
रात की जगी हुई थी, इसलिए मैंने थोड़ा नाश्ता लिया, थोड़ी देर रेस्ट किया और फिर तैयार होकर लगभग 1-1:30 बजे जब मैं वहाँ पहुँची तो देखा कि हॉल तो खाली है, डेकोरेशन नदारद है और साहिल अकेला उस हॉल में बैठा हुआ है। मैं हैरान परेशान साहिल के पास पहुँची और चिल्ला कर बोली, साहिल ये क्या मजाक है? तुमने मुझे यह कहकर बुलाया कि तुम्हारी सगाई है और तुम यहाँ अकेले बैठे हो। बैठो। साहिल काफ़ी शांत लग रहा था, पर उस शांति में मुझे एक बहुत बड़ा तूफान नज़र आ रहा था। उसकी आंखों में मुझे एक अजीब सी मगर डरावनी खामोशी नज़र आ रही थी। मैं डरते डरते उसके सामने बैठ गई और फिर साहिल ने मुझे कुछ समझाने के अंदाज में बोलना शुरू किया। देखो सुनैना, पिछले 8 साल से हम अच्छे दोस्त हैं। हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारे बीच में बहुत अच्छा बॉन्ड है। शायद ये प्यार ही था जो हमने कभी एक दूसरे को जताया नहीं। तुम्हारी एंगेजमेंट वाले दिन मुझे ऐसा लगा मानो मेरी सबसे प्रिय चीज़ को कोई मुझसे छीन के ले जा रहा है। मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ और जब से तुम्हारी एंगेजमेंट से घर लौटा हूँ, मेरे मन में एक अजीब सी ऊहा-पोह चल रही है। देखो सुनैना, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी एंगेजमेंट का कहकर यहाँ बुलाया ताकि मैं अपने मन की बात तुम्हें समझा सकूँ। आई होप तुम भी मुझे उतना ही प्यार करती होगी सुनैना। आई लव यू एंड आई वॉन्ट टू मैरी यू। मेरे पैरों के नीचे से मानो ज़मीन खिसकती जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं साहिल को कैसे हैंडल करूं। मेरा सबसे अच्छा दोस्त मुझे एक ऐसी अजीब सी स्थिति में लाकर खड़ा कर देगा, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने अपने अंदर की हिम्मत को बटोरा और साहिल को समझाने के अंदाज में बोलना शुरू किया। देखो साहिल, पहली बात तो मेरे मन में तुम्हारे प्रति कभी ऐसा ख्याल आया ही नहीं। तुम पहले भी मेरे एक अच्छे दोस्त थे, अब भी हो और आगे भी अच्छे दोस्त ही रहोगे। दूसरी बात, नाउ आई एम इंगेज्ड और मेरे पेरेंट्स ने मेरी मर्जी से मेरी पसंद के लड़के से मेरी इंगेजमेंट कराई है। अगले 2-3 महीने में मेरी शादी हो जाएगी, इसलिए इस तरह की बातों का अब कोई फ़ायदा नहीं है। तुम भी इस तरह के ख्याल अपने मन से निकाल दो और मुझे यहाँ से जाने दो। जो हुआ सो हुआ, अब बात को आगे मत बढ़ाओ। इस बात को तुम भी यहीं भूल जाओ और मैं भी यहीं भूल जाऊंगी। साहिल एक बार फिर रिक्वेस्ट बोर्ड में लगभग रुंधे हुए गले से अत्यधिक भावुक होकर बोला, सुनैना, पिछले 15 दिन से मैं मर मर कर जी रहा हूं। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। देखो, मुझसे शादी कर लो प्लीज। तुम पागल हो क्या? मैं उस पर लगभग बिफर ही पड़ी थी। अपना पागलपन ठीक करो और चलो यहाँ से और मुझे भी जाने दो। देखो, मैंने एंगेजमेंट रिंग भी बनवाई है तुम्हारे लिए। अगर तुम मान जाओ तो यहीं हम एंगेजमेंट कर लेंगे। तुम पागल हो गए हो। तुम अपने पागलपन के साथ यहीं बैठो, मैं जा रही हूँ वापस। और ये कहकर मैं वापस जाने लगी तो साहिल ने भागकर दरवाज़ा बंद कर दिया और मुझे फिर एंगेजमेंट के लिए रिक्वेस्ट करने लगा। लेकिन उस रिक्वेस्ट में मुझे ज़बरदस्ती ज़्यादा लग रही थी। मैंने उसे बार बार समझाया कि मेरे मन में उसके प्रति ऐसी कोई फीलिंग नहीं है और चूंकि मेरी और मेरे पेरेंट्स की सहमति से मेरी ऑलरेडी एंगेजमेंट हो चुकी है तो रीथिंक करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। उसने हमारी 8 साल की दोस्ती को एक पल में तार तार कर दिया। वो मुझे वहाँ से निकलने नहीं दे रहा था। जब वो मुझे दरवाजे तक पहुँचने नहीं दे रहा था तभी मेरी नज़र वहीं पास रखे एक फूलदान पर पड़ी। मैंने आव देखा न ताव किसी तरह से उस फूलदान को उठाया और ज़ोर से उसके सर पर दे मारा। साहिल सिर पर चोट लगते ही एक बार लड़खड़ा गया और बस मैंने उसी समय का फ़ायदा उठाया, दरवाजे का कुंडा खोला और वहाँ से भाग खड़ी हुई। दोस्तों, सुनैना की कहानी सुनकर हम दोनों की आंखें नम हो आई और वाइफ ने सुनैना के सर पर हाथ फेरते हुए उसे ढांढस बंधाते हुए बोली, फिक्र मत करो। कई बार कुछ ऐसे व्यक्ति हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं जो हमें सावधान होकर चलने की शिक्षा दे जाते हैं। इस घटना को दुस्वप्न की तरह भूलकर अपने नए जीवन की शुरुआत करना। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट ज़रूर करना और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर भी करें।
और हाँ, हमारे YouTube चैनल मॉकटेल इंडिया एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। टेक केयर, स्टे सेफ, गुड बाय, नमस्ते।